बात नहीं। आ, भाग्य भाव जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इन योगों के बारे में भी थोड़ा रोशनी देना जरूरी है। पहला है सुंभा। चंद्र राशि से सेकेंड में अगर सूर्य छोड़कर कोई भी ग्रह बैठ जाए, चंद्र राशि से उसके सेकेंड में सूर्य छोड़कर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसे कहते हैं सुनफा योग। ये भी भाग्यों को प्रबलता देने वाली एक योग है। माने नवम हाउस को डेवलप करने वाली एक योग है। इसलिए इन योगों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। आ, इसमें रिजल्ट क्या होता होगा इस योग में एक्चुअली, माने सुनफा योग अगर किसी के कुंडली में मिल जाए। मैंने क्या बोला, कैसे होगा सुनफा योग बताइए तो। सर, चंद्र राशि से सेकंड में हम्म, सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो भाग्य को वो मजबूत करता है, यानी कि सपोर्ट मिलेगा। हाँ, इसी को बोलते हैं सुनफा योग। ठीक है। जी। इसका फल होता है कि ये जातक राज कर्मचारी बनते हैं, भाग्यवान बनते हैं और बहुत काफी ताकतवर बनते हैं और बुद्धिमान के साथ साथ धनी भी होते हैं। ये सुनफा योग का फल है। अब एक सुनफा का एक उल्टा योग आता है अनफा। वो जी। क्या है कि चंद्र के द्वादश में सूर्य छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो अनफा योग होता है। ये यूं समझ लीजिए, आपका चंद्र कुंडली की द्वादश योग की बात की गई है ना। हम्म। और अनफा योग में क्या फल होता है। अनफा योग का फल होता है कि मतलब वो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जातक 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 जातक, हम्बल हम्बल। हाँ, विनयी। याद आ गया, वाणी भूल रहा था। जातक बड़ा विनयी होता है ना। ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है कि वो माने भाषण देने में या लोगों को कन्विंस करने में, अपने बातों के थ्रू, अपने बातों के जरिए लोगों को कन्विंस करने में माहिर होता है। संस्कृत वर्ड आ रहा है याद, बट क्या आप पता नहीं समझ पाएंगे ना। वाग्मी, वाग्मी जानती है मैम। सर, उसी को वाणी को ही तो बोलते हैं ना, वाक। वाग बोलते हैं वाणी को, वाग्मी मैंने बोला। यानी वाणी जिसका सुचतुर माने होते हुए लोगों तक पहुंचता है, उसको बोलते प्रभावित हैं। वाणी हो, उसकी प्रभावित वाणी हो। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं वाग्मी। एक्चुअली संस्कृत में इसको बोला जाता है वाग्मी। ऑरेटर अंग्रेजी में बोला जाता है ऑरेटर। और आप यूं समझ लीजिए जो राजनेता जैसे भाषण देते हैं वैसा। बहुत लोगों के पास सही ढंग से पहुंचता है, बहुत लोगों के पास वो बेढंग से पहुंचता है ना। जी। मैं आपको एक चीज और बोल रहा था कि मतलब चंद्र का सेकेंड और 12 में, हम्म। तो उसमें भी कोई भी ग्रह अगर ना हो, यहाँ तो ग्रह हो तो फिर माने जैसे सेकेंड में सूर्य छोड़ के कोई हो तो सुनफा हो गया। द्वादश में कोई मतलब सूर्य छोड़ के कोई दूसरा हो गया तो अनफा हो गया। अगर दोनों में कोई ग्रह ना हो तो क्या होगा मैम। के मुंद्रुम। यस, केमद्रुम हो जाएगा। केमद्रुम।
वो केमद्रुम योग है। बता पाएंगे केमद्रुम योग का मतलब फल क्या, फल कथन क्या होगा? सर जिसके न दायां है न बायां है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना आगे चलने के लिए न पीछे चलने के लिए, हम्म। तो सर वो थोड़ा सा क्षीण रहता है अपने जीवन में, यानी कि उसका मन परेशान रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, मन से वो हीन होगा। मैम चलिए मैं आपको ये इस योग का परिभाषा एक एग्जैक्टली बता देता हूँ। अगर ये राजवंश में भी पैदा होगा ना तो भी, केमद्रुम योग अगर हो जाए तो भी दरिद्र होगा। ठीक है। ये राजा का मतलब हम लोग का हम लोग जब पढ़ते थे ना मैम, तो हम लोगों का एक कहावत होता था, केमद्रुम योग राजा का बेटा करासीन तेल वाला। ठीक। करासीन तेल जानते हैं ना? नहीं सर। अच्छा अच्छा। हम लोगों का ये कहावत चलता था। वो पहले वो तेल नहीं मिलता था मैम। जिससे स्टोव जलाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसे स्टोव जलाते थे, केरोसिन। बत्ती जलाते थे, है ना? हम्म, तो हम लोग जब पढ़ते थे, जब स्टूडेंट थे, तो हम लोग ये किमद्रुम योग अगर कोई दोस्त पूछ लेवा, मतलब हम लोग बोलते थे अरे छोड़, राजा का बेटा गमछा वाला, या तो राजा का बेटा करासीन तेल वाला। ठीक है। मतलब एक्चुअली उस समय क्या होता था मैम, हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, पढ़ने वाले थे, तो उस समय करासीन तेल जो आता था ना, वो 1 रुपया या 50 पैसा में आता था। वो राशन जी कंट्रोल डीलर से मिलता था। ठीक है। जी जी जी, अब भी वही डीलर ही, कंट्रोल डीलर पे ही मिलता है अब हाँ भी। तो उसको बोलते हैं मिट्टी का तेल मैम। जी नॉर्मली जी। नॉर्थ इंडिया में उसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, बट हम लोग मजाक मजाक में उसको बोलते थे करासीन तेल। ठीक है। जी तो जी। मिट्टी का तेल वही जो है, अ, ये किमद्रुम योग है, इसलिए मैं किमद्रुम योग कभी नहीं भूलता हूँ। असल सर एक, तो कहते हैं कि केमंद्रम योग पत्री में 100 में से 80 पत्रियों में से ये नलीफाई हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल तो होता है। सर ये भंग कैसे होगा? मैम चलिए आगे बताते हैं हम केमद्रुम योग कैसे अच्छा। भंग होता है। ठीक है। ठीक। ठीक है। चलिए लिख लीजिए थोड़ा, अब जब आप इतना इंटरेस्टेड हो गई हैं, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी को आप लिख लीजिए। नहीं तो फिर आपको जी। मतलब ये केमद्रुम योग कैसे होगा। इसमें एक और योग होता है जिसको दूरधरा योग बोलते हैं। जी सर। दूरधरा योग, ये दूरधरा योग और ये केमद्रुम योग, ये आपस में कटअप होता है। थोड़ा लिख लीजिए इसको मैम, तब जी आपको शायद समझ में आएगा। जी। चंद्र के चतुर्थ में या दशम में कोई ग्रह ना हो तो उसको बोलते हैं दूरधरा योग। चंद्र के चतुर्थ में या दशम में कोई ग्रह ना हो तो उसे कहते हैं दूरधरा योग। सर 4 में ना हो, 10 में ना हो, या दोनों में ही ना हो? नहीं नहीं, चौथा और दसवां दोनों में। दोनों में ना हो तो? हम्म। सर आपने लिखवाया है चतुर्थ या दशम में, यानी नहीं दोनों नहीं, में से एक हाँ। होगा। चतुर्थ व दसम बोला मैंने। अच्छा ठीक। वाह वाह, या नहीं वाह। ठीक। मैम आप एक बार फिर से बताइए, तो मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। जब आपने ये किया तो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि एक बार फिर से बताइए तो। चंद्र के चतुर्थ व दशम में कोई ग्रह न हो कोई तो ग्रह उसे हो, नहीं बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, गलत बोल हम्म, दिया। एक्चुअली वो केमद्रुम केमद्रुम दिमाग में था, तो जिसके वजह से थोड़ा सा ये यहाँ मिस्टेक हो गया मैम, और कुछ नहीं। दशम में कोई ग्रह हो
कोई भी ग्रह हो, माने फिर से बता रहा हूं थोड़ा सा, चंद्र का चतुर्थ व दशम में, हाँ, हाँ, कोई भी ग्रह हो तो उसको दूरधरा योग बोलते हैं। माने केमद्रुम, केमद्रुम एक्चुअली केमद्रुम इसमें भी होता है ना मैम, वही थोड़ा सा कंफ्यूज में आ गया था मैं। कोई बात नहीं। और चौथे वो दशम में कोई ग्रह ना हो तो फिर केमद्रुम बनता है। सर केमुंद्रम तो बोलते हैं चंद्र के न दाएं न बाएं कोई ग्रह न हो तो वो भी हो, केमुंद्रम ही मैं होता ये भी बता रहा हूँ ना मैम, इसको भी लिखिए ना, ये भी केमद्रुम है। इसीलिए तो मैंने बोला कि चलिए केमद्रुम को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। चौथे और दशम में कोई ग्रह ना हो तो भी केमद्रुम योग बनता है मैम। वही थोड़ा सा दूरधरा और केमद्रुम में थोड़ी माने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि आप बोल रहे थे केमद्रुम तो केमद्रुम ही दिमाग में था। है। ठीक। कोई ग्रह ना सर हो तो तो फिर केमद्रुम हो, और कोई भी ग्रह हो तो फिर दूरधरा होगा। ठीक सर। और ये दूरधरा आप बोल रहे थे ना, केमद्रुम योग को काटता कौन है, आपने ये हाँ क्वेश्चन किया था। तो हाँ सर। दिमाग में वही चीज जो है ना बैठ गया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और कुछ कोई मैटर नहीं। अ, फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि केमद्रुम योग काटेगा कैसे दूरधरा योग, वो भी बता देना जरूरी है। इसलिए 99% लोगों की कुंडली में केमद्रुम योग बनता तो है, लेकिन वो कोई फल नहीं देता। ठीक है, फिर से बताते हैं। चंद्र का चौथे में और दशम में हाँ, कोई ग्रह बैठे रहे तो उसको बोलते हैं दूरधरा योग। हाँ, लेकिन चौथे में और दशम में कोई ग्रह नहीं बैठे, कोई ग्रह ना हो, तो उसको कहते हैं केमद्रुम योग। ठीक सर। अब इसमें एक सूत्र और आता है मैम, उसको भी थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। माने ठीक। जैसे ये होता है ना, हमें यहाँ पे देखिए, हमने आपको टोटल इंक्लूडिंग ऑल 4 सूत्र लिखा है। कौन सा? पहला सूत्र लिखाए थे चंद्र का, सुनफा। हाँ, सुनफा अल्फा अल्फा, के। दूरधरा और केमद्रुम, जी। 4 सूत्र लिखाए थे ना। जी। तो इसमें दूरधरा योग वो होता है जिसमें जातक को, वो क्या बोलते हैं उसको, पहले दोनों का तो फल मैंने बता दिया था, है ना, अनफा सुनफा का बता दिया था ना आपको। जी। दूरधरा का फल थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूरधरा का फल लिख लीजिए। दूरधरा योग में अगर जातक पैदा होता है तो वो वाहन युक्त होता है, सुखी होता है, धनवान होता है। बट ये स्त्रैण, स्त्रैण का मतलब समझते हैं मैम? नहीं सर। स्त्री के वश में। स्त्री यहां मतलब कोई स्त्री, पराया स्त्री नहीं, अपनी पत्नी। सर तो स्त्री के लिए पत्नी कहाँ से आएगा? स्त्रैण का मतलब मतलब होता है, स्त्रैण नहीं का मतलब मतलब। होता है पत्नी के वश में। अच्छा वो तो मेल होगा, फीमेल के में होगा तो। हाँ, फीमेल में होगा तो फिर वो अपने मतलब अपने से जो बड़े ये होंगे, बुजुर्ग होंगे, चाहे वो पति हाँ। हो या पिता हो, उनके वश में। हाँ। अच्छा ठीक। ये हो गया दूरधरा योग। अब केमद्रुम योग कैसे टूटेगा, केमद्रुम योग कैसे भंग होता है, उसको भी लिख लीजिए आप। जी। चंद्र अगर दूसरे कोई भी ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, और कुंडली में
किमद्रुम योग राजयोग दोनों हो तो किमद्रुम योग भंग हो जाता है। सर कुंडली में। दोबारा बताता हूं। चंद्र अगर कोई भी ग्रह से दृष्ट हो जी। और कुंडली मतलब लगन कुंडली में, जी लगन जी जी। कुंडली में अगर किमद्रुम योग और राजयोग दोनों हो तो किमद्रुम योग भंग होता है। मैम किमद्रुम योग भंग होता है नंबर 1 दूरधरा से, नंबर 2 राजयोग से, नंबर 3 विपरीत राजयोग से, नंबर 3 जो है शंख योग। ये कई सारी ऐसी योग है कोई मतलब भी कोई भी, चाहे वो 5 महापुरुष योग हो, हाँ हाँ चाहे पंच ये महापुरुष, लक्ष्मी हाँ पंच, नारायण। बिल्कुल पंच महापुरुष योग, शंख योग, माने जो भी योग आता है ना ये किमद्रुम योग को भंग कर देता है। ठीक सर। इसी के कारण 99% कुंडली में किमद्रुम योग कोई रिजल्ट नहीं दे पाता। ठीक ठीक सर। हाँ लेकिन आप ये मत समझना कि मतलब किमद्रुम योग एकदम भी रिजल्ट नहीं देता। वो बिल्कुल अपनी दशांतर दशा में ऐसा कुछ रिजल्ट दे जाते हैं कि एक दिन के लिए भी आपको इतना हत दरिद्र बना देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। सर चंद्र के आगे पीछे कोई नहीं रहता तो क्या ये डिप्रेशन भी देता है अपनी दशा अंतर्दशा? बिल्कुल देगा। लेकिन अगर आप डिप्रेशन को पहले पी गए हो तो फिर आपको डिप्रेशन कैसे देगा? आप मेरी बात को नहीं समझ पाए शायद। सर डिप्रेशन को आपने कहा पहले पी गया हो, उसमें इतनी शक्ति हो ना, तो हाँ अब वो मतलब लगन अगर मजबूत होगा तो डिप्रेशन को पी जाएगा वो। हाँ बिल्कुल। डिप्रेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता मैम। हम्म। सूर्य अच्छा होगा तो आत्मा से शुद्धता मिलेगी तो डिप्रेशन सहन कर मैम लेगा। उतना छोड़िए ना, केतु अगर किसी के कुंडली में अगर 8 हाउस में हो जाए या गुरु से दृष्ट हो जाए तो डिप्रेशन को ना मैम वो माने ऐसा पिएगा जैसे पानी पीता है। ठीक सर। क्यों बताऊं? कारण क्या है? थोड़ा लीक से हट के बात कर रहा हूं। नवम, चलिए नवम हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये, बताता हूं। हम्म। मैम सुन लीजिए, हमारे जी। जीवन की 4 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि हम जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे वहां से फिर दोबारा हम मोक्ष की ओर चलें, ये पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है अपनी दृढ़ कर्म को काटना। दृढ़ कर्म को काट के मैं अदृढ़ कर्म से ऐसा कोई कर्म पैदा कर लूं जो भगवान की तरफ स्मूथली आगे जा पाऊं, यह दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है हम जैविक आकर्षणी शक्ति से परे जाएं। जैविक आकर्षणी शक्ति क्या होता है मैम? ये इंसान के लिए होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन। हम इनसे आगे जाना चाहते हैं ये, ताकि मुझे कोई मतलब बंधन में कोई बेड़ी में ना बांध पाए। और जानते हैं सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है जीवन का? मैम वो होता है कि हम सर्वभूतेषु वो महादेव को देख पाए, या माया को समझ के हम महादेव की ओर यानी सदाशिव की ओर अपनी चलन चालू रखें, अपनी गति चालू रखें। ये 4 परम उद्देश्य मैम हमारी जीवन की। ये 4 उद्देश्य में से एक भी उद्देश्य में कोई अगर भटक गया तो फिर वो निराधार कर्मी बनता है। कर्म तो करता है, वो निष्काम नहीं कर पाएगा। उसके कर्म में कहीं ना कहीं काम, काम का मतलब होता है वासना,
कोई ना कोई इच्छा, डिजायर वो जमा रहता है। निष्काम कर्म फिर दूर की बात हो जाती है उसके लिए। मैं ये बहुत जितना आसानी से समझाया हूं मैं आपको, और मुझे सीखने के लिए 52 साल लग गए हैं इस चीज को समझने के लिए। सर 52 साल लगे तो इसीलिए तो एक झटके में बता दिया, नहीं तो कैसे बता। बहुत तकलीफ के बाद इस चीज को समझ में आया। सर पीड़ा के बाद ही तो समझ प्रज्वलित होती है। मैम, इसलिए जीवन के उद्देश्य से हमें नहीं भटकना चाहिए, कभी नहीं, जी सर। कभी नहीं भटकना भटकना चाहिए। और हम लोग तो बहुत लाकी हैं, जानते हैं क्यों? जी क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं भगवान की आंख है। जी भले सर। पार्वती ने इनको, ज्योतिषियों को, मतलब वो किनित किए हैं कि तुम 15 से 20 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा सही बोलेगा। अब तुम खुद के जहां तेरे दिमाग में पैसे वाली गंध आ जाएगी, पैसे वाली बू आ जाएगी, तो फिर वहां से तुम झूठ बोलना शुरू कर देगा। ये पार्वती ने हम जैसे लोगों के लिए क्लिक करके रखे हैं। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की फंडा बता रहा हूं। ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? मैम, ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी में पैसे की बू तक नहीं आनी चाहिए। जी सर। आप मेरी शिष्य हैं या शिष्य हैं, आप मुझे दक्षिणा में कुछ भी दे दे मैं ले लूंगा, बट मैं डिमांड नहीं करूंगा आपसे। जी सर। नहीं तो फिर पार्वती की किलक मेरे ऊपर भी लग जाएगी। आप देखिएगा, आप सुनिएगा, हर एक गुरु बोलते हैं बिना पैसे का कुंडली मत देखना। जी सर। मेरे गुरु बोले हैं तुम बिना पैसा का भी देखना। हाँ, बशर्ते तेरा पेट है तो कुछ मांग लेना, तुम तो ब्राह्मण सर है, सर भीख मांग लेना। ज्ञान बांटने के लिए होता है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए सर पारिश्रमिक भी तो चाहिए रहता है ना, हाँ, इसीलिए बस बिल्कुल वो। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल चाहिए होता है। बट आप सोचो ना, अभी तक तो आप मोटा मोटी बहुत दिनों से तो हमारे क्लास में हो आप। जी आज तक आपने देखा कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं बोल के कोई चीज ऐसा है कि नहीं दिया हूं? नहीं। जबकि दूसरे कोई भी गुरु से मैं थोड़ा कोशिश करता हूं ज्यादा देने का, ताकि आप वहां तक, जहां तक हजम कर सकते हो, जहां तक उसको एडप्ट कर सकते हो, वहां तक दे देता हूं मैं। हाँ, मुझे मालूम है, बेसिक से एडवांस में जाने से पहले ना बहुत अपने में मशक्कत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं मैम, एक ही तरीका है ज्योतिष सीखने का, वो है बार बार कुंडली देखना, प्रैक्टिस करना। सर अभी अगर तक तो आप प्रैक्टिस में कहीं पे भी कोई गलती हो, आप मेरे से पूछो, मैं आपको क्लियर करवाता हूं। सर अभी तक तो आप जान गए होंगे कि हम बहुत कोशिश करते हैं हर चीज को मालूम है, समझने की। मालूम है मैम। इसीलिए तो आप हैं मनीषा जी, मनीषा जी भी कम प्रयास नहीं की, अनुज कम प्रयास नहीं किया। लेकिन मैम, मैं आप आज मान लीजिए 36-37 साल पढ़ने के बाद भी आज मैं बोलता हूं कि मैम पूरा समझ में नहीं आता, बोलता हूं ना। सर वो ओशन है, ओशन में कहाँ, किस, आज तक कोई गहराई में जा पाया है क्या? वो जो जाएगा वो डूब जाएगा, डूब जाएगा तो फिर कुछ बचा ही नहीं। नहीं मैम, डूबने के बाद तो चीजें मिलती है मैम। सर मैं, कहने का मत, मेरा वही था कि डूबने के बाद कुछ बचा ही नहीं, फिर वो शांत हो जाता है सर, हाँ हाँ क्योंकि सत्य दिखता है। हाँ, लेकिन आप मुझे ना पता चलता है कि कहाँ, किस जगह पे डूबेंगे तो हमको वहां पे मोती मिलेगी, और कहाँ डूबेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा।
मैम एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली 1 से 1.5 साल यूज कर लेना तो आपकी मोक्ष के द्वार ऐसे ही खुल जाएंगे। जिंदगी में चाहे हजारों लाखों तकलीफ आए, बट भगवान हमेशा आपका रक्षा करेंगे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद हूं। तभी बताऊंगा मेरी लाइफ स्टोरी कि ज्योतिष मुझे क्या दिया है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि हर एक लोग कम से कम मेरे जैसा तो ज्योतिष बन जाए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, बट कम से कम मैं जितना जानता हूं उतना तो लोग सीख ले। छोड़िए मैम, छोड़िए, इमोशनल होने से नहीं होगा। आगे लिखिए। केमद्रुम भंग योग पढ़ रहे थे ना हम लोग। चलिए, जी सर। 4 केंद्र में अगर ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। यह अगला सूत्र लिख लीजिएगा मैम इसको, फिर से क्योंकि ये बताइए सर। केंद्र में, चारों केंद्र में अगर कोई ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। मेरे दिमाग से जाने से पहले लिख लीजिए खाली इसको, मुझे बहुत याद नहीं रहता, बहुत कम याद रहता, वो फ्लो में आते जाते रहते हैं। चारों में हो कि केवल केंद्र में कोई भी ग्रह हो? मैम चारों केंद्र, ये पराशर जी के अनुसार मैं बता रहा हूं। चारों केंद्र मतलब आपका लगन भी आपका केंद्र है। हम्म। मतलब 1, 4, 7, 10 में अगर ग्रह हो तो केमद्रुम योग आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अगला सूत्र लिखिए मैम, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। तुला राशि में अगर मंगल और गुरु इकट्ठे हो, तुला राशि में मंगल और गुरु इकट्ठे हो, सूर्य चला गया कन्या राशि में और चंद्र चला गया मेष राशि में, केमद्रुम योग भंड। इसकी लॉजिक बता पाएंगी मैं क्यों बोला इस चीज को? अभी बता रहे हैं सर। बताइए तो मैम, लिख लीजिए पहले, फिर इसको हाँ समझिए, वही समझ के लिख रही हूँ। बताइए, समझ के बताइए मैं क्यों बोला इस चीज को। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैम। तुला राशि में मंगल और बृहस्पति इकट्ठे हो जाए, सूर्य कन्या राशि में चला गया और चंद्र चला गया मेष राशि में, केमद्रुम योग भंग। सर यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा यस है। यस 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 मैम, बिल्कुल सही बोली। मनीषा जी आप समझ गए ना इस बात को? लक्ष्मी मैम बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात। मतलब आप तो उनके ऊपर मुझे नाज हो रहा है। थैंक यू मनीषा सर। मैम, पता नहीं वो बिजी जी होंगी। सर। बोले। लक्ष्मी जी क्या बताई, आपको समझ में आया? जी सर। चलिए, अब इसी सूत्र को आगे केंद्र और बढ़ाते हैं। त्रिकोण में हो जाए ग्रह तो। इसी सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। लिख लीजिए, चंद्र या शुक्र केंद्र में हो, चंद्र या शुक्र केंद्र में हो
गुरु या कोई भी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, चंद्र या शुक्र की बात कर रहा हूं, चंद्र या शुक्र केंद्र में हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, गुरु या कोई भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए। सर कौन दृष्ट हो जाए? ये आपका चंद्र या शुक्र, अच्छा। ऑब्लिक लिख लीजिए, उसी के ऑब्लिक ऑब्लिक कर दीजिए। जी सर। चंद्र और शुक्र अगर अपनी राशि में हो, चंद्र वो शुक्र अपनी राशि में हो, अथवा मूल त्रिकोण में हो, अथवा उच्चस्थ हो, अथवा मित्र राशि में हो, तो भी किमद्रुम योग भंग हो जाता है। अब शायद आपको समझ में आ रहा है कि वो 99% कुंडली में किमद्रुम योग नाश होते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर, इतने सारे ऑप्शन मिल गए। आप दो चार और ऑप्शन दे देते हैं, लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिए। अच्छा, वैसे बहुत सारे ऑप्शन हो गए, मैं थोड़ा इसका लॉजिक पार्ट को समझा देता हूं, आप इसको समझ लीजिए। माने एक्चुअली होता क्या है, चंद्र से 4 प्रकार का ग्रह योग बनता है, ठीक है? जी सर। चंद्र से 4 प्रकार का ग्रह योग बनता है, जो कि एक तो हो गया सूर्य का, दूसरा और द्वादश का, है ना, जो मैंने पहला आपको बताया था। जी जी जी। दूसरा मतलब इसका ये दूसरा और क्या है, चंद्र का सेकेंड और 12, वहां पे अगर कोई सूर्य चला जाए तो भी क्या होता है, वो वास्तव में हीन बलि हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? जी 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 सर। हाँ, तो वो वहां पे सेकेंड, इसलिए किमद्रुम योग, ये सब जो अनप शनप योग जो बनता है ना, वो इसी की वजह से, क्योंकि चंद्र का सेकेंड में या 12th में अगर सूर्य चला जाता है तो वो ना पाप कर्तरी योग के अंदर चंद्रमा आता है, तो मन छिन्न हो जाता है मैम, मन सर में ना। सूर्य को आप नर्सरी में लेंगे सूर्य को? नहीं 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 नहीं, नहीं। सेकंड सेकंड द्वादश की सेकंड द्वादश की बात कर रहा हूं मैं, इसको पाप कर्तरी योग नहीं बोलता है, ये बीनेन में दूसरे द्वादश, सेकंड द्वादश की योग बताता है, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, मुश्किल कुछ नहीं है मैम, मुश्किल क्या होता है ना, उसकी जो वाइब्रेशन है, दोनों माने विपरीत वाइब्रेशन के अंदर मन फंस जाता है। आप यूं समझ लीजिए ना, एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप इस चीज को समझ जाए। मान लीजिए एक एक आपके मतलब घर में कोई एक बेटा है, आपका ही बेटा है, और जी। आपने उसको शादी करवा के नई नवेली बहू भी लाई, ठीक है? ठीक। अब आपके बेटा आपकी बहू की बात सुनेगा या आपकी बात सुनेगा? वो फंस जाए। बीच भमंडर में फंसता है मैम। ठीक सर। वो ना तो माँ को दुख दे सकता है, ना बीवी को दुख दुख दे सकता है, तो अल्टीमेट क्या होता है ना, वो खुद पीड़ा में चला जाता है। यही होता है चंद्र के साथ, यही है। और कोई है ना, वो मेंटली अगर कोई डिप्रेस्ड इंसान या मेंटली दिन भर परेशान इंसान, क्या कोई नया कोई आइडियाज लेके आ सकता है मैम? नहीं सर। कोई नया आइडिया लेके वो बिजनेस कर सकता है? आप बताओ ना मुझे। हेलो? जी जी सर। उसके पास आइडिया होंगे तो जरूर, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, उसका एप्लीकेशन उसका गलत हो जाएगा। जस्ट मेरे कहने का उतना ही मतलब, इसलिए सेकेंड आदर्श की मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश किया।
क्लियर? यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं। चलिए, आप अभी 9th हाउस में बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें। टाइम जी कितना है? 3 मिनट है। 25। बहुत टाइम मैंने सीखना है मैम। चलिए, एक तो कम से कम लिख लें, एक सूत्र जी को तो कम से कम समझ लें। स्वदेश या विदेश में भाग्य योग। स्वदेश या विदेश में भाग्य योग। भाग। भाग्य योग जी माने अपना देश में भाग्य बढ़ेगा या विदेश में जाके अपना भाग्य प्रबल होगा। जी सर। लगन और चंद्र दोनों के 9th हाउस, चंद्र कुंडली को चंद्र कुंडली मान के आप उसका 9th हाउस देखिए। लगन माने ये हो गया लगन कुंडली, और चंद्र कुंडली को भी देखिए। लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के 9th हाउस को देखिए, जी और उसके भाविश को देखिए। जी अब क्या देखना है? लगन और चंद्र दोनों के नवम भाव अगर भावेश ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए या युति बना ले, तो अपनी कंट्री में, अपने देश में वो व्यक्ति भाग्यशाली बना रहेगा। सर फिर से रिपीट करिए। लगन और चंद्र के भावेश यदि। लगन और चंद्र के दोनों के नवम भाव का जो भावेश है, जी वो आकर एक दूसरे पे दृष्टि दे देता है या युति बना लेता है, तो फिर इंसान अपने ही देश में रह के लाइफ में आगे बढ़ता है। उसका भाग्य अपने ही देश में खिलता है, कली से खिल जाता है। भाग्योदय जो होता है अपने ही देश में होता है। सर जिसका चंद्र लगन में ही हो उसका। मैम कोई भी हो सकता है ना, लगन दोनों चीज को देख लीजिए। अब लगन अगर चंद्र लगन में, वो लगन चांदा हो गया, तो दोनों का भाविश एक ही हो गया। उस अब वो लगन और चंद्र दोनों का 9th हाउस मतलब एक भाविश आ गया, 9th का लॉर्ड। अगर वो चंद्र और लगन पे दृष्टि मार देता है, तो मतलब लगन भाव में अगर दृष्टि देता है, तो फिर तो भी वो देश में ही होगा। लगन ज्यादा होने से तो आपके लिए सुविधा हो गया ना मैम। आपको तो और ज्यादा दृष्टि इधर उधर देखना ही नहीं है। आपको देखना है भाई हाँ। एसेंडेंट पे कौन, अपने लगन पे कौन दृष्टि, 9th हाउस का लगन पे दृष्टि है या नहीं है ना।